डियर फ्रेंड्स, आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोग बैंक या फिर एनबीएफसी से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टेम्पो, ट्रक, जीप या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन या फिर व्हीकल और गाड़ी दोस्तों लोन पे या फिर फाइनेंस पे लेते हैं बैंक और एनबीएफसी के द्वारा। जब ये व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी जब गाड़ी या फिर व्हीकल लेते हैं तो शुरुआत में एक डाउन पेमेंट, एक अमाउंट स्टार्टिंग में पे करते हैं और बैंक और एनबीएफसी से किस्त बनाकर उस गाड़ी को घर पर लेकर आ जाते हैं दोस्तों। और आगे चलकर किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम, दिक्कत की वजह से वो एक या दो ईएमआई को डिफॉल्ट कर देते हैं, एक या दो ईएमआई को वो बाउंस करवा देते हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर होता क्या है, उस बैंक या फिर एनबीएफसी के जो भी उनके एजेंट्स होते हैं, जो भी उनकी जो एजेंसियां होती हैं, वो क्या करती हैं, उस व्यक्ति की गाड़ी जहां कहीं भी उनको दिखती है, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं रोड पे खड़ी है या फिर उनके घर के आसपास में कहीं खड़ी है, तो वो जो बैंक और एनबीएफसी के जो एजेंट्स होते हैं, जो भी उनकी एजेंसियां होती हैं, जो जब्ती की कार्यवाही करती है, जो गाड़ी को जब्त करती है, वो क्या करती है, उस व्यक्ति को जिसकी गाड़ी होती है, जो उस बैंक और एनबीएफसी से उस गाड़ी को फाइनेंस और लोन के रूप में लिया रहता है, उसकी गाड़ी को वो एनबीएफसी और बैंक के जो एजेंसी या फिर जो भी रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, उनके द्वारा उस व्यक्ति की गाड़ी को उठा लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, उसका रिपोजीशन ले लिया जाता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उस गाड़ी को, उस व्हीकल को लोन पे लिया था, उसको बिना इंटीमेट किए, बिना उसको सूचित किए, बिना उसको इन्फॉर्म किए, कोई सूचना दिए बिना उस व्यक्ति के गाड़ी को उठा लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है दोस्तों, सीज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो एक्ट, जो कार्यवाही, जो उस एनबीएफसी और बैंक के जो एजेंट्स है, जो भी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं यह एक लीगल एक्टिविटी, एक गैर कानूनी कार्यवाही है दोस्तों। क्योंकि हमारी जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जो पॉलिसी, उसकी जो रूल्स, उसके जो गाइडलाइंस है, वो ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी चीज, चाहे वो गाड़ी हो या फिर किसी प्रकार कोई भी चीज हो, यदि उसने लोन पे लिया है और यदि उसकी एक ईएमआई, दो ईएमआई, तीन ईएमआई को लगातार कंटिन्यूअसली यदि वो बाउंस करवाता है, तो उसके बाद उसके लोन अकाउंट को आप एनपीए डिक्लेयर करिए। एनपीए डिक्लेयर करने के बाद ही आप कोई कार्यवाही कर सकते हैं दोस्तों। बट आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि एनबीएफसी और बैंकों के द्वारा व्यक्ति के उनकी जो भी गाड़ी या फिर उनकी जो भी व्हीकल्स है, जो फाइनेंस के रूप में, जो लोन के रूप में इन बैंक और एनबीएफसी के द्वारा लिए जाते हैं, एक या दो ईएमआई डिफॉल्ट और बाउंस होने के बाद ही तुरंत इनकी गाड़ी को खींच लिया जाता है, इनकी गाड़ी को सीज कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी सूचना दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन एनबीएफसी और इन बैंकों के खिलाफ हम किस प्रकार से कार्यवाही करें, किस प्रकार से एक्शन ले, इसके बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे और विस्तार में, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, बैंक ने या फिर जो भी फाइनेंस जो कंपनी, यदि उसने आपको व्हीकल, गाड़ी या फिर मोटर कार जो भी है, यदि आपको लोन पे दिया है और यदि आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं, तो लॉ के मुताबिक, नियम कानून के हिसाब से एक, दो, तीन ईएमआई बाउंस होने के बाद, ठीक है, जब भी आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, उसके बाद उनको पावर रहता है कि वो आपकी गाड़ी की जब्ती कर सकते हैं। लेकिन जब्ती करने से पहले उनको सिस्टमैटिकली वे में, कानून के मुताबिक आपको नोटिस देना होता है कि भाई हम आपकी गाड़ी की जब्ती कर रहे हैं। लेकिन जब्ती की नोटिस देने से पहले आपका जो भी ड्यू अमाउंट हो, जो भी बकाया राशि है, उसको पे करने का, उसका रीपेमेंट करने की जो नोटिस होती है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस जो भी है, वो पहले उनको भेजना होता है। उसके बाद फिर जब्ती की वो नोटिस भेजेंगे। इस प्रकार से ये पूरा जो तरीका, जो प्रोसेस है, ये करने के बाद ही वो आपकी गाड़ी की जब्ती या फिर उसका रिपोजीशन कर सकते हैं दोस्तों, सीज कर सकते हैं गाड़ी को। लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपकी जो व्हीकल, जो गाड़ी, जो मोटर कार या फिर जो भी टेम्पो ट्रक है, यदि उसको इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यदि बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इन बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट में आप जाएंगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम होगा, वहां पे स्टेट कमीशन होगी और नेशनल कमीशन होगी। आपके लोन के अमाउंट के मुताबिक आपका कितने रुपए का आपका मुकदमा है, उसके हिसाब से क्या होगा, आपके मैटर को उस लेवल से वहां पे कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि भाई आपका जो मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएगा, कि स्टेट कमीशन में जाएगा, कि आपका नेशनल कमीशन में जाएगा दोस्तों। तो वहां पे आप ये जो एनबीएफसी और जो बैंक है, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट में आप वहां पे कंप्लेन और केस फाइल कर सकते हैं। तो यदि आप करते हैं, यदि आपके पास सबूत है कि आपको विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंटीमेशन आपके गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन के जो भी वहां के जजेस होंगे, वो क्या करेंगे, आपके मैटर को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और यदि ऐसे में यदि बैंक या फिर एनबीएफसी की कोई गलतियां पाई जाती है, तो वो उनके खिलाफ में एक्शन लेते हुए उनके ऊपर पेनाल्टी और जुर्माना भी लगा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई, दैट मींस की कंपनसेशन या फिर क्षतिपूर्ति भी करने का आदेश दे सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि
विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट प्रायर नोटिस, यदि बैंक या फिर एनबीएफसी के जो भी एजेंट्स या फिर जो भी एजेंसियां होती हैं जो गाड़ी को जब्त करते हैं, गाड़ी को सीज करते हैं विदाउट एनी इंटीमेशन, तो आप इनके खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, जो भी आपका नुकसान हुआ, जितने दिनों से गाड़ी आपकी जब्त की गई है, वहां से लेके जब तक गाड़ी आपको मिलती नहीं है, जब तक आपके मामले में कंप्लीट तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक का पूरा हर्जाना, पूरा कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करके आपको मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ उस बैंक और एनबीएफसी के ऊपर पेनाल्टी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, यदि बैंक और एनबीएफसी के जो भी एजेंट, जो भी एजेंसियां होती है जो जब्ती का जो काम करती हैं, ठीक है, यदि वो चोरी छुप के विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट नोटिस, आपकी गाड़ी कहीं पर रोड पे खड़ी थी, घर के सामने खड़ी थी या फिर कहीं भी खड़ी थी, आपको बिना बताए लेके चले जाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस को उन्होंने कमिट किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने एक आपराधिक कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, गाड़ी आपकी वो लेके चले गए बिना बताए, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं ना कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने एक चोरी वाला काम किया, एक थेफ्ट वाला काम किया दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इनके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर भी लॉन्च करवा सकते हैं, इनके ऊपर आप चोरी का मुकदमा भी आप दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। यदि मामला सही पाया गया तो इनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 379 और बीएनएस की जो धारा होती है 303 के तहत इनके ऊपर चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है दोस्तों। यदि ये एजेंसियां जो गाड़ी की जब्ती करती है, यदि ये आके आपके सामने से झगड़ा करके, मारपीट करके, धक्का मुक्की करके, ठीक है, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपको फिजिकली हरास करके, मेंटल हरासमेंट करके यदि वो गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, और उनका जो भी लोन का जो अग्रीमेंट है, जो भी हाइपोथिकेशन की जो भी अग्रीमेंट है, उसके अगेंस्ट उनके खिलाफ, ठीक है, अग्रीमेंट को ब्रीच करते हुए यदि वो गाड़ी को लेके जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक और एनबीएफसी है वो आपके साथ में 420 या फिर 406 जैसे अपराध को भी वो कारित कर रहे हैं दोस्तों। तो धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, इस प्रकार के अपराध को भी वो कारित कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इसकी शिकायत आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। यदि मामला सही पाया गया तो इन बैंक और एनबीएफसीओ के खिलाफ जो पुलिस है वो एफआईआर लॉन्च और दर्ज कर सकती है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 420 और आईपीसी के सेक्शन 406 में चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जो नया जो कानून आया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसके मुताबिक 318 और 316 में भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें जो एनबीएफसी और जो बैंक है उन्होंने जो क्लाइंट, जो कस्टमर्स हैं, उनको विदाउट एनी नोटिस, बिना कोई सूचना दिए उनके गाड़ी को जब्त किया। तो ऐसे मामले में जो क्लाइंट जो है, जो कस्टमर, जो ग्राहक है, उन्होंने बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया। और आगे चलकर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में जो बैंक और एनबीएफसी है उनके ऊपर जुर्माना भी लगवाया, और जो व्यक्ति जिसकी गाड़ी को जब्त किया गया था उसको हर्जाना कंपनसेशन भी, क्षतिपूर्ति भी दिया गया दोस्तों। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। तो जजमेंट का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस निजामुद्दीन दोस्तों, 2022 का यह केस है दोस्तों। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो व्यक्ति था, जो कंप्लेनेंट था, राइट, जो कंप्लेनेंट था उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन भी दिया गया और उसका जो भी नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई करके दी गई, और उसने जितनी भी अमाउंट बैंक के पास जमा की थी किस्तों के रूप में, उस पूरे अमाउंट को रिफंड करने के लिए भी कहा गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, यह उस व्यक्ति के फेवर में आया जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया था, जिस व्यक्ति की गाड़ी को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उस व्यक्ति की गाड़ी को जब्त किया गया था बैंक और एनबीएफसी के एजेंसियों के द्वारा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि साखाराम साहू वर्सेस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी दोस्तों, ठीक है। इस मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैंक और एनबीएफसी को फटकार लगाया, उनके ऊपर जुर्माना लगाया, ठीक है, और उस व्यक्ति को जिसने कंप्लेन फाइल किया था उसको जुर्माना देने की बात कही है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो बैंक और एनबीएफसी ने उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को जिसने फाइनेंस पे उस बैंक और एनबीएफसी से गाड़ी लोन पे ली थी, उसको विदाउट एनी नोटिस उस व्यक्ति के गाड़ी को सीज और जब्त कर लिया गया था दोस्तों, इलीगल तरीके से, विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो दोनों जजमेंट है, ये दोनों जजमेंट उस व्यक्ति के फेवर में जिसकी गाड़ी को बैंक और एनबीएफसी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से सीज और जब्त कर लिया गया था दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात को और भी आपको जानना चाहिए कि यदि बैंक और एनबीएफसी के द्वारा आपके व्हीकल को, आपके गाड़ी को यदि सीज और जब्त कर लिया जाता है, और ऐसे में आगे चलकर यदि वो बैंक और एनबीएफसी आपके गाड़ी को, आपके वाहन को, आपके व्हीकल को यदि नीलाम करने जाती है, ऑक्शन करने जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नीलामी और ऑक्शन से पहले भी आपको एनबीएफसी और बैंक को आपको एक नोटिस देना चाहिए कि ये जो आपका व्हीकल, आपकी जो गाड़ी है, हम इसको नीलाम और ऑक्शन करने जा रहे हैं, इसकी ये प्राइस तय हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीलामी और ऑक्शन से पहले भी आपको प्रायर नोटिस और आपको इंटीमेट करना, ये बैंक और एनबीएफसी की जिम्मेदारी बनती है आरबीआई के गाइडलाइंस और नियम के मुताबिक दोस्तों। तो यदि आगे चलकर आपकी सहमति से यदि व्हीकल और गाड़ी को यदि उसकी नीलामी और ऑक्शन कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो भी बकाया राशि है, उस बकाया राशि को
लेने के बाद यदि जो भी अमाउंट यदि बच जाती, जो भी रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट जो बचती है, ठीक है, जो बकाया राशि उसकी पूर्ति, उसका भुगतान होने के बाद यदि कोई अमाउंट बच जाती है तो उस पैसे को उस व्यक्ति को रिटर्न दे दिया जाना चाहिए जिसने बैंक और एनबीएफसी से वो गाड़ी, वो व्हीकल लोन पे लिया था। कहीं ऑक्शन और नीलामी होने से पहले भी आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल की ये प्राइस लग रही है, इस प्राइस पे ये सेल हो रहा है, तो आपका इस पे क्या राय है, आपका इस पे क्या मत है। यदि आपको कुछ सुझाव देने हैं, कुछ अमाउंट आपको यदि कोट करने हैं, यदि कोई पार्टी है आपके नॉलेज में, तो आप उसको भी ला सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किस प्रकार से जो बैंक और एनबीएफसी है उसको, इस ग्राहक को, इस कस्टमर को भी सूचित और इंटीमेट करना चाहिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इस पूरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि यदि बैंक और एनबीएफसी आपकी गाड़ी की जब्ती सीजर करती है विदाउट एनी नोटिस, तो किस प्रकार से आप बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं दोस्तों, और कहां पे कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि मन में कोई प्रश्न और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, इसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।